कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। आज हम इसके अंतर्गत परावैद्युत पदार्थ समझेंगे और इनके प्रकारों को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ होते क्या हैं। वे कुचालक पदार्थ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके सतहों पर आवेश प्रेरित हो जाते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले तो ये पदार्थ कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। और सभी कुचालक पदार्थ परावैद्युत हों ये आवश्यक नहीं है। वही हैं जिनको हम विद्युत क्षेत्र में रखें और उनके सतहों पर आवेश प्रेरित हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है, आवेश का क्षेत्र है यहाँ, और इस क्षेत्र में मैं कागज़ लेकर के गया तो कागज़ के सिरों पर यहाँ एक साइड प्लस हो जाए और एक सिरे में क्या हो जाए, माइनस हो जाए, इसके सतहों पर आवेश प्रेरित हो जाए, तो इस पदार्थ को, इस कागज़ को मैं क्या कहूँगा, परावैद्युत पदार्थ। तो ये कुचालक पदार्थ होते हैं। यदि इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इनके सिरों पर या सतहों पर विद्युत आवेश प्रेरित हो जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे पहले ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इनके धन और ऋण केंद्र संपाती नहीं होते। जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है, ये HCl लिखा है, तो यहाँ H और जो Cl है इनका केंद्र इकट्ठा नहीं है, अलग अलग है। तो ये कैसा कहला गया, एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहला गया। जैसे अब ये ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन देता है, क्लोरीन देता है। तो इस तरह से ये साझेदारी से बंध बनते हैं। लेकिन क्लोरीन इसके हाइड्रोजन की तुलना में अधिक ऋणात्मक होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, बड़ा परमाणु होता है, जिससे ये क्या करता है कि साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, इधर की ओर जहाँ क्लोरीन है उधर की ओर इस तरह से आकर्षित कर लेता है और हाइड्रोजन थोड़ा दूर चला जाता है, अलग नहीं होता, सिर्फ दूर चला जाता है। तो जब दूर चला जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की थोड़ा कमी हो गई। देखिए, इससे दूर चला गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें आ जाता है आंशिक धनावेश। और इसी तरह क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास आ गए, तो इसमें आंशिक आ जाता है ऋणावेश। इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का मतलब आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। इस तरह से इसका धन केंद्र अलग हो गया, ऋण केंद्र अलग हो गया। ये संपाती नहीं है, इकट्ठा नहीं है। संपाती का मतलब इकट्ठा नहीं होते, तो ऐसे पदार्थ को हम ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पर H2O का लिखा हुआ है, तो H2O को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिलता है। इस तरह से यहाँ पर एक बंध बन जाता है, संयोजी बंध। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिलेगा तो ये दूसरा हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है अधिक विद्युत ऋणी होता है, बड़ा होता है, तो इन साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ज़्यादा पास आ जाएंगे, और ये हाइड्रोजन क्या होता है, इनसे थोड़ा सा दूर चला जाता है इस तरह से। तो जब दूर चला जाएगा तो इसमें आ जाएगा आंशिक धनावेश। दोनों हाइड्रोजन थोड़ा थोड़ा दूर चले जाते हैं क्योंकि इसके साझे के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आकर्षित हो जाते हैं, ऑक्सीजन की ओर, और इसमें आ जाता है आंशिक ऋणावेश। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि धन केंद्र और ऋण केंद्र क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं, संपाती नहीं होते। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय का मतलब है दो सिरों वाला, तो यहाँ भी दो सिरे हो गए, एक धन का केंद्र अलग, ऋण का केंद्र अलग होता है। इनके अणु असममित होते हैं। असममित का मतलब ये देख लीजिए, कोई अणु बड़ा है, कोई अणु छोटा है, इसी तरह से ये छोटे अणु हैं, ये बड़े अणु हैं, तो इनका आकार जैसा होता है वो कैसा होता है, असममित होता है, क्योंकि अणुओं की संरचना ही असममित होती है। अब देखिए, प्रत्येक अणु का विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। सबसे पहले ये समझ लें कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जब बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और इसमें जब हम उसकी लंबाई का और किसी आवेश का गुणा कर देते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अणु थे, एक अणु में क्या है, माइनस, दूसरे अणु में प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, तो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ E बराबर 0 लिखा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, शून्य है। जब शून्य होता है
तो ये अणु इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि किसी का सिरा प्लस की तरफ है, किसी माइनस की तरफ है। ये प्लस माइनस आपस में मिलकर के नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। ये अव्यवस्थित होते हैं। लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र मिल जाता है, यहाँ पर लिखा है ई बराबर नहीं है शून्य के, मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं है। जब शून्य नहीं होता है तो सब इसमें देखिए प्लस 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 एक दिशा में हो गया और माइनस माइनस एक दिशा में हो गया। इस तरह से अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ तीन चीज़ें आपको समझना है, फिर से मैं बता देता हूँ। यदि विद्युत क्षेत्र नहीं है तो एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन संपूर्ण अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। यदि विद्युत क्षेत्र इसमें लगा दिया जाए तो एक अणु का विद्युत आघूर्ण तो होगा ही, लेकिन पूरे अणु का भी विद्युत आघूर्ण होता है। अर्थात यहाँ पर विद्युत आघूर्ण शून्य नहीं होता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुल द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है, शून्य होता है, क्योंकि अणु क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। और इसमें देख लीजिए, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, लेकिन सभी अणुओं का जो कुल विद्युत आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अब यदि हम इन्हें विद्युत क्षेत्र में रख दें तो इनमें कुल द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र यदि शून्य नहीं है, अर्थात विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, तो यहाँ पर सभी अणुओं का मिला करके द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जबकि यहाँ यदि विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता है तो सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे हम H2O और HCl की अणुओं की बात कर रहे थे, ये इसके क्या कहला गए, द्विध्रुव परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय का मतलब है बिना सिरे वाला, बिना किनारे वाला। ध्रुवीय का मतलब होता है जिसके दो सिरे हों। तो अध्रुवीय मतलब जिसका सिरा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं जिनके धन केंद्र और ऋण केंद्र संपाती होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। इसमें बराबर अणु होते हैं। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर H2 की बात कर लूँ तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और जब दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है तो यहाँ पर कोई धन ऋण अलग से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि ये दोनों अणु इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इनके अणु सममित होते हैं, क्योंकि इनका आकार सबका बराबर होता है। जैसे यहाँ CO2 भी दिया है, तो ऑक्सीजन और कार्बन और ये ऑक्सीजन लगभग इनका आकार बराबर होता है। तो इस तरह से ये कैसे आकार के होते हैं, सममित आकार के होते हैं। अब बात कर लेते हैं, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में शून्य होता है। देख लीजिए यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, शून्य है, लेकिन इनका प्लस माइनस जो होता है इकट्ठा होता है, इसलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुल द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, माने सारे अणुओं को मिलाकर के बात करें, यदि विद्युत क्षेत्र नहीं है तो एक अणु का भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है और सभी अणुओं का भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। अब यदि विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, अर्थात विद्युत क्षेत्र इसमें लगाया गया है, तब क्या होता है, तब उसी तरह से होता है जैसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में होता था। ये एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित। जैसे प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस एक दिशा में हो गए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं, और माइनस माइनस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्थित हो जाते हैं और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सममिति को दर्शाते हैं और ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं। थैंक यू।